रीमा घर से बाहर जाने के लिए दादी से बहस कर रही थी। दादी ने कहा, बेटा तुम्हें हल्दी लग चुकी है, इसलिए अब शादी तक तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। रीमा ने कहा, अरे दादी, आप भी क्या पुराने ज़माने वाली बातें कर रही हो। अब इस हल्दी से मेरा बाहर जाने का क्या संबंध। दादी ने रीमा से कहा कि बेटा, तुम आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते हो। शादी ब्याह के समय हमारे ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और इस समय का फ़ायदा उठाकर बुरी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है। दादी की ये बुरी आत्मा वाली बात सुनकर रीमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। रीमा की मम्मी ने उसे इस तरह हंसते हुए देखकर तुरंत चुप रहने का इशारा किया। रीमा को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने दादी और मम्मी से कहा कि आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हो। आज दुनिया चांद पर घर बसाने की सोच रही है और आप लोग आज भी इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। तभी रीमा की मम्मी ने उसे कहा कि बेटा चुप करो, हर बात में हमसे बहस करना ज़रूरी नहीं होता है। तुम्हें बेटा जो कुछ भी चाहिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या फिर हमें बता दो, हम ले आएंगे। रीमा ने कहा, अच्छा ठीक है, और वो अपने कमरे में चली जाती है। रीमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है कि तभी मोबाइल पर तुरंत उसके मंगेतर का कॉल आता है। रीमा को फ़ोन पर उदास देखकर रीमा के मंगेतर ने उससे पूछा कि इतनी उदासी किस बात की। रीमा ने सारी बातें बताई। उसके मंगेतर ने कहा कि वैसे तो मेरे सास और दादी इतने भी पुराने ज़माने के मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो हमारी लव मैरिज के लिए इतनी जल्दी मान गए थे। वो सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसके मंगेतर ने उसे कहा, अच्छा सुनो, जिस बात के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था वो मैं भूल ही गया। रीमा ने पूछा, कौन सी बात। उसने कहा कि बात यह है कि हम शादी के लिए हनीमून के लिए मनाली जाएंगे। वो बहुत अच्छा हिल स्टेशन है और हमें बहुत मज़ा भी आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है। रीमा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। दोनों की बातें ख़त्म हो गई। रीमा और आकाश की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी की सारी रस्मों को निपटाकर दोनों ने मनाली जाने के लिए तैयारी भी कर ली। आकाश ने रीमा से कहा कि तुम अपने घर वालों को भी फ़ोन करके बता दो कि हम हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं। रीमा ने जैसे ही अपने घर फ़ोन लगाया, दादी फिर से वही रीमा को समझाने लगी कि देर रात तक मत घूमना, क्योंकि तुम्हारी हल्दी और मेहंदी का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा है। रीमा दादी की बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोली, क्या दादी, आप भी अभी तक यही बातें कर रही हो। तभी फ़ोन आकाश ने लिया और उसने रीमा की दादी से कहा कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, मैं रीमा का अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब आकाश और रीमा अपने आगे के जीवन के सपने देखते हुए बहुत जल्द मनाली पहुंच भी गए और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उस दिन दोनों गेस्ट हाउस में ही रुके थे। अगली सुबह रीमा ने आकाश को उठाया तो वो रीमा को देखता ही रह गया। लाल सलवार कमीज और खुले बालों में रीमा बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आकाश को ऐसे अपनी तरफ देखकर रीमा शर्मा जाती है और उनको कहती है कि आप इस तरह क्या देख रहे हो, चलो अब उठ भी जाओ, हमें फिर घूमने भी जाना है। आकाश ने रीमा से कहा, घूमने की तो सारी उम्र पड़ी है, पहले मुझे जी भर के तुम्हें प्यार तो कर लेने दो। रीमा ने कहा, अब ज़्यादा कुछ मत बोलो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आकाश को अब न चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। वो दोनों अब बाहर घूमने के लिए चले गए। दोपहर को जब धूप थोड़ी तेज हुई तो दोनों एक पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बैठ गए। बातें करते करते जैसे ही आकाश ने अपना सिर रीमा के कंधों पर रखा, वैसे ही रीमा ने जोर से उसे धकेलते हुए कहा कि दूर रहो मुझसे। आकाश ये देखकर हैरान रह गया और उसने रीमा से तुरंत पूछा, ये क्या मजाक है रीमा।
जैसे ही आकाश ने फिर उसे छुआ कि रीमा वापस से चिल्लाई। उसने कहा, मैंने कहा ना तुम दूर रहो मुझसे। ये देखकर वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित भी हो गए। किसी भी तरह रीमा को गेस्ट हाउस ले जाता है। गेस्ट हाउस पहुँचते पहुँचते रीमा बेहोश हो जाती है। रीमा की ऐसी हालत देखकर आकाश ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि थकावट की वजह से इन्हें तेज बुखार चढ़ गया है। तुम घबराना मत, मैंने इसको इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। आकाश अभी भी परेशान ही था। रीमा की माँ का फ़ोन आया। आकाश ने उन्हें सब कुछ बता दिया। रीमा की ये माँ बात सुनकर परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया और वो आकाश को तसल्ली देते हुए बोली कि तुम घबराना मत, सुबह सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सुबह फ़ोन करूँगी। अगली सुबह रीमा का बुखार थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसका शरीर एकदम पीला हो गया था। आकाश रीमा के लिए चाय लेकर आया और उसने रीमा से पूछा, अब कैसी हो? तभी रीमा ने ज़ोर से आकाश को धक्का मारा और चिल्लाने लगी और थोड़ी देर में फिर से बेहोश हो गई। गेस्ट हाउस में रीमा की ये हालत देखकर कुछ लोगों ने तो बातें भी करना शुरू कर दिया कि इस पर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है। आकाश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और आकाश को जल्द से जल्द अपने घर वापस जाने की सलाह दी। आकाश ने ये सारी बातें फ़ोन करके अपनी सास को बताई। उन्होंने भी रीमा को जल्द से जल्द घर लाने की सलाह दी। आकाश रीमा को लेकर जल्द से जल्द उसकी मम्मी के घर पहुंच गया। दादी ने पहले ही अपनी पुरोहित को बुला लिया था। रीमा की ऐसी हालत देखकर उन्होंने कहा कि इसे किसी बुरी आत्मा का साया लगा है। पूजा शुरू होते ही रीमा झटपटाने लगी। पुरोहित जी ने उसके बाल बांधने के लिए कहा। आकाश ने जैसे ही उसके बालों को पकड़ा, वैसे ही रीमा ने आकाश को ज़ोर से धक्का दिया और आकाश दीवार से जाकर टकराया और खून बहने लगा। वो ज़ोर से मर्दानी आवाज़ में बोल पड़ी, क्यों बांध रहे हो? इसके बालों को इसके लंबे बालों ने ही मुझे इसका दीवाना बना दिया है। पुरोहित जी ने अग्नि में आहुति डालकर जोरों से मंत्र बोले और रीमा ने फिर से मर्दानी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। मैं तो उस पेड़ पर वर्षों से आराम कर रहा था। उस दिन जब ये लाल सूट और खुले बालों में वहाँ पर आई, तभी उसने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। इस खूबसूरती का तो मैं कई वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। इतना बोलते बोलते रीमा बेहोश हो जाती है। पुरोहित जी ने पूजा थोड़ी तेज कर दी और वो जैसे ही अग्नि में आहुति डालते, वैसे ही रीमा मछली की तरह छटपटाती। पूर्ण आहुति के साथ सभी ने देखा कि एक लौ सी सीमा के शरीर से निकलकर अग्नि में भस्म हो गई और इसके साथ ही रीमा का शरीर शांत हो गया। कुछ समय के बाद रीमा को होश आया और वो अपने आप को मम्मी के घर देखकर हैरान रह गई। आकाश के माथे पर चोट देखकर वो बोली, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तभी आकाश ने उससे कहा कि कुछ नहीं जाने मन, ये तो तुम्हारे एक अनोखे दीवाने की देन है। घर पर सभी आकाश की ये बात सुनकर हंसने लगे।